लाइट में कल बताए थे ना हम लोग लाइट में चल रहे हैं। तो लाइट में हम लोग प्रतिबिंबों का तो बेटा आप लोग पिछले लेक्चर्स में ये पढ़े थे कि हमारे पास दो प्रकार के मिरर हैं, एक उत्तल अवतल। इसके बारे में कल मैंने बताया था, तो आप लोग रिपीट कर लिए होंगे, एकदम कनेक्ट होंगे। तो आपको पता है अवतल प्रतिबिंबों तो एक एक करके अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। तो आइए सोचा जाए कि अवतल दर्पण याद रखिएगा, इसमें प्रैक्टिकल भी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल सर्किट पढ़ा रहे थे तो फिर बताए वहाँ 8 प्रैक्टिकल है, वैसे ही बाकी का जो 7 प्रैक्टिकल और कराना है वो यही पे है। तो जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल आता जाएगा मैं बताता जाऊँगा ऐसे ही। तो अब हमारे सामने सवाल ये उठेगा कि अवतल दर्पण के द्वारा कितने प्रकार से प्रतिबिंब बन सकता है। तो पहले अवतल दर्पण को थोड़ा अध्ययन करिए तो आपको स्थिति क्लियर होगी। आपको जानकारी है, तो स्कूल में आपको लिंक कर रहा हूँ। आपको पता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसके बाहरी भाग से परावर्तन होता है और तुम्हारे भाग पर पॉलिश होता है। और आपको ये भी याद होगा कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव से होकर जाने ये सब आप पढ़े हुए यह दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो आपको मैं याद दिलाऊं, जब ये बात मैं मंदिर पर पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि जब दर्पण के सामने आप वस्तु रखोगे तो वस्तु दो तरह की होती है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक आपने याद कर रखा है। बढ़िया, ऐसे ही पढ़ेगा तो कनेक्ट रहेगा तो उसको समझने के स्टेप ईजी हो जाएगा। तो चाहे बिंदु वस्तु हो चाहे रेखीय वस्तु, उस वस्तु से जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं तो मैंने कहा था बेटा वाइवा के लिए ये बात याद रखो, जो किरणें मुख्य अक्ष के नज़दीक से जाएंगी उन किरणों को हम पेरिनियल रेज कहेंगे और जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर उन्हें मार्जिनल। सबको याद है? तो जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं तो दर्पण से टकराकर
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती या जाती हुई फोकस है। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को उम्मीद है आपको ये सारी बातें याद है। अब अगर आप इन पॉइंट्स को अध्ययन कर लिए हैं या आपको क्लियर है तो आपको दिखाई देगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु 6 स्थितियों में रखी जा सकती है। कैसे? देखिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब फोकस में हो, जब फोकस और वक्रता के बीच कहीं भी हो, वक्रता केंद्र के नीचे ये 6 स्थितियां बेटा बन सकती हैं। इन 6 स्थितियों को अगर आप कैसे से रखते हो माइंड में तो आपका न्यूमेरिकल भी एकदम 100% सही लगेगा और एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने पर आप बता भी पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिकल में ये स्थितियां तैयार रहेंगी तो प्रैक्टिकल में खुद से पूछने पर तुरंत बता पाओगे कि इस समय आपने वस्तु कहाँ रखा है, टर्मिन कौन बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्यों बन रहा है। ठीक है बच्चों? तो चलो अब हम एक एक करके थोड़ी समझाते चलते हैं। तो अब हमको इससे ये ज्ञान हो गया है कि हम अवतल दर्पण के परावर्तक तल के सामने अगर कोई वस्तु रखने जा रहे हैं तो उस वस्तु की कुल 6 तो 1 by 1 चलते हैं। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी गई, आप दोनों the object is placed anywhere between the focus and the pole. Yes. और देखते जाइए कैसे काम हो रहा है। ये देखिए आपका फोकल दर्पण है और हमने इमेजिन कर दिया कि हमारे इस दर्पण का फोकस यहाँ है और वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में बैठी गई है। यहाँ से यहाँ के बीच में जहाँ मन करे कहाँ रखो। तो चलो हमने ये एक ही ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस और ध्रुव के बीच पॉइंट A है। अब देखो तो आपको पढ़ाया गया था कि किरणों के जाने के 3 सबको याद? किरण के मुख्य दर्पण से टकराने से फोकस से चली जब ये पढ़ा रहा था मैंने तो आपको बताया था कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी की तरह यहाँ भी एरो मारना जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एरो मारते हो तो करंट का पता चलता है कि इनपुट है कि आउटपुट। वैसे ही जब यहाँ भी आप एरो मारोगे तभी पता चलेगा इसमें आपतित कौन है, परावर्तित कौन है। अब समझ गए कौन है? देखो यहाँ काफी है मालूम इनपुट है। अब किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। तुम्हें पढ़ाया जा चुका है कि वक्रता त्रिज्या फोकस की तो बताओ, इसीलिए हम ऐसे डबल कर दिए। ये सब तरीका पहले ही बता चुका हूँ।
और आपको पता ही है कि जब किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी मार्ग से ये किरण वक्रता केंद्र से गई और टकरा के अब हमने पढ़ाया था कि बेटा प्रतिबिंब बनने के पीछे ये शर्त है कि जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करेंगी वहीं पर प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर वो प्रतिच्छेद बिंदु मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार सीधा बनेगा और नीचे बनता है। और अगर कहीं नहीं काटेगा तो डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। जो वास्तविक लाइन से खींचने पर बनेगा जो डॉटेड से बनेगा वो आभासी और जो वास्तविक लाइन से बनेगा वो ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि ये किरण परावर्तित होकर के आ रही है, ये भी परावर्तित होकर आ रही है। क्या लगता है कि मैं और पीछे खींचूं तो क्या काट देंगे? क्योंकि दूरी इसका मतलब वास्तविक यहाँ इमेज नहीं बन रहा है। तो क्या पीछे बढ़ाऊं मैं देख रहा हूँ कि कटने की संभावना है कि आगे बढ़ने पर ये दूरी घट जाएगी। तो आप इसको सील में डॉटेड लाइन से बढ़ा दीजिए। इसको बढ़ाइए, देखिए यहाँ प्रतिच्छेद काटे यही बन गया इसका अब आप देख सकते हो ये प्रतिच्छेद बिंदु मुख्य अक्ष के ऊपर है। अगर देखो सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे और डॉटेड लाइन से दर्पण के पीछे वस्तु से कैसा बनता मिल गया। देखो इसका आंसर लिखना दर्पण के पीछे वस्तु से और सीधा प्राप्त होता यानी when the object is placed between the focus and the pole, so then the image is always formed bigger than the object. Erect, velocity, bigger than object, erect, and virtual, and behind the mirror. वस्तु से बड़ा है, सीधा है, आभासी है और दर्पण के पीछे। अब इसे दिमाग से पढ़िएगा तो भी इसी बातों को याद रख करके आप जवाब दे पाएंगे। थोड़ा देख चलिए। तुम नोट कर लो। When the object is placed anywhere between the focus and pole, so then image is always formed virtual, erect, bigger than object, and behind the mirror. हमारी दूसरा पॉइंट है
अब दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखने जा रहे हैं। फोकस पर स्थित आप शासन करके ये लिखिए an object is placed on focus। अब आप देखिए इसको, ये आपका कान के मिरर बन गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष और ये देखिए बेटा फोकस हो गया। और इसी फोकस पे आपने कहा है कि वस्तु एवी रखनी है, तो पहले की रीडिंग मुख्य अक्ष पे समान दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से चलिए। अब आप देखिए, अब ये रहा वक्रता देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या होने जा रहा है, अब यहाँ से किरण जा रही है, ये दर्पण से टकरा गई। बताइए कि जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है आप देख रहे हो कि ये दूरी लगातार घटती जा रही है। तो यहाँ अपनी कॉपी में तो नहीं दिख पाए, लेकिन आगे दिख रहा है कि आगे जाने के बाद ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ अब वो इंटरसेक्ट पॉइंट मुख्य अक्ष के नीचे मिलने वाला है। अगर आप कल्पना करो कि इस बिंदु पर मिलेगा तो बताओ यही ना इमेज फॉर्म होगा। और ये बताओ अपने क्योंकि जो आपका ऑप्टिकल बेंच है, एक शब्द पर ध्यान देना, जिस बेंच पर आप ये प्रयोग करोगे उस बेंच का नाम है प्रकाशिक बेंच, ऑप्टिकल बेंच। तो वो बेंच 1 ही मीटर लंबा होता है। कितना लंबा? 1 मीटर। और ये जो आप देख रहे हो बहुत दूर जाकर काट रहा है। तो अब हमारी बेंच से बाहर चला गया तो अब वो दूरी हमारे लिए। और अब यहाँ देख सकते हो कि यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुख्य अक्ष के नीचे पड़ रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर प्रतिच्छेद बिंदु यानी जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है वह बिंदु अगर मुख्य अक्ष के नीचे पड़ता है तो वह प्रतिबिंब ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया। आज भी मैंने कई बार जोड़ा है, बार जोड़ा था। तो बताओ ये प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बना है, लेकिन आभासी अब नहीं बन रहा है, ये वास्तविक है। देखो ड्राइंग लाइन में ये तो ऐसे डाट डाट दिखाया गया दूर होने के लिए, तो ये वास्तविक बना हुआ है। अब हमको इसका जवाब यहाँ लिखना चाहिए। पहला कि वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए सीखिए कैसे लिख रहा हूँ, बहुत ऐसा बन रहा है, लिख रहा हूँ वास्तविक बन रहा है। दूसरा अभी दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, इधर वस्तु है उधरी, तो वस्तु की ओर और ठीक है। और कहाँ बनेगा आगे सुनो, चलेंगे। तो इसका जवाब क्या होगी बेटा? When an object is placed on focus, so then the image of an object will be real, bigger than object, upright या inverted। इसे inverted कहोगे, उल्टा कहा गया है inverted
and infinite. ये in the image of an object, image of an object will be formed and at infinite towards the object, bigger in size, real and in vertex. अब आइए थर्ड पॉइंट पे आइए। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं वस्तुता केंद्र और फोकस के बीच। जब फोकस केवल वक्रता केंद्र ये देख आपका अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र। और according to condition we are placing the object anywhere between the center of curvature and the focus। और ये देखिए हमने एक भी वस्तु क्लियर। पहले मार्ग आपको बताइए मुख्य के समांतर जाती है जैसे कि फोकस से। अब आपको पता है कि दूसरा रास्ता फोकस से होकर जाता है, तो पीरियड जब फोकस से होकर दर्पण में नहीं जाती तो मुख्य के समांतर जाती है। अब देखिए दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर दिया और एक बार दोनों ये प्रतिच्छेद बिंदु बताइए मुख्य के नीचे बना हुआ है। अतः ये A डैश B डैश इस ऑब्जेक्ट का इमेज। और अब ये इमेज देखिए अभी भी इस वस्तु से बड़ा हुआ है, उल्टा बना हुआ है, वास्तविक बना हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? और अभी यहाँ पर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा जो कि बिना नापे बन रहा है। तो ये बन रहा है वक्रता केंद्र के पीछे। दिखाई दे रहा है? तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इनका प्रतिबिंब को लेकर वास्तविक वस्तु से बड़ा दिख रहा है? देखो उल्टा दिख रहा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा, देखो इससे बड़ा है और वक्रता केंद्र के पीछे एवं वक्रता केंद्र के पीछे प्राप्त होता है। अब इसे विश्लेषण करो कि when an object is placed between the center of curvature and the focus, so then image is always formed behind the center of curvature, in vertex, bigger in size and object, and rear. That's it. So then image will be formed
will be found behind the center of curvature. In vertex, bigger in size, bigger in size, okay, and near. हमारी चौथा कंडीशन बताइए। अब चौथे कंडीशन में हम लोग वस्तु को जा रहे हैं वक्रता के बराबर। देखिए 1 2 3 हो चुका है। वो वक्रता केंद्र इसके ये लेना पड़ेगा और आपकी वस्तु देखिए ये वक्रता केंद्र पर रखी है। अब किरण गई मुख्य समानांतर। अब देखिए हम फोकस से चलेंगे जैसा आपको हमेशा करना रहता है। अब ये किरण गई फोकस और आपको बताइए टकराने के बाद मुख्य समानांतर। अब ये देखिए यहाँ पे लिखना सेम जगह उसी जगह और देखिए उसी के बिल्कुल बराबर और उल्टा और अब हम यहाँ लिख देंगे वक्रता केंद्र पड़ेगी वस्तु के आकार के बराबर उल्टा वास्तविक प्राप्त होता है। When the object is placed at center of curvature, so then the image is always found at the same point, at the same point. That means over the center of curvature, equal in shape, in vertex and the आवाज आई। केस नंबर 5 लेते हैं। केस नंबर 5 देखिए आपका वक्रता केंद्र के पीछे ऑब्जेक्ट रखी जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी गई ये
ये और ये रहा वक्रता के। और अब हम वस्तु को देखिए रखने जा रहे हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से। वक्रता केंद्र की 30। अब यहाँ से देखिए किरण गई मुख्य के समानांतर फोकस से होकर चली गई। अब किरण गई वक्रता केंद्र से और बताइए जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से अब यहाँ काट दिया। अतः जब यहाँ देखिए ये उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जो आपको दिख रहा होगा वस्तु से छोटा हो गया है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक प्राप्त होता है। ये कंडीशन इमेज is formed between the center of curvature and the focus is smaller than object inverted and real. अब हम लास्ट कंडीशन पे आ जाते हैं तो शब्द समरी देते हैं ताकि आप उसका कंडीशन अपने माइंड में सेटअप कर लें, जिससे आपको लगाते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और सवाल लगाते ही समझ जाओगे, पूछने पर एग्जामिनर की समझ जाओगे और क्या जवाब देंगे। तो आओ जरा लास्ट भी देख लेते हैं। अब आप यहाँ तक आ गए हो और लास्ट कंडीशन है जब वस्तु हमारी इनफाइनाइट में रहती है। अब हम अपनी स्टैटिक कंडीशन यहाँ पर और सब लोग अगर कभी लिख रहे हैं जिनका नहीं हुआ है वो भी लिखना बंद करके पहले इसको सीखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये वाला डायग्राम आता ही नहीं है बनाने और ना वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो लिख रहा हूँ जब वस्तु अनंत पर रखी when an object has been placed at infinite distance। आप बच्चों चला जाए। yes, अब आप थोड़ा सा पहले दिमाग लगाओ। आपको अगर कोई वस्तु दूर भी रखी गई हो और न दिख रही हो तो आप क्या करते हो? या तो उस वस्तु को आप पास ले आते हो या खुद आप उसके पास जाते हो। जैसे इनकी कॉपी में कुछ लिखा है और मैं यहाँ करके कहूँ बताओ बेटा पीछे वाले बच्चों क्या लिखा है, तो आप यही कहोगे सर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आपको उसे पढ़ने के लिए दो ही हो सकता है ना, या तो मैं कॉपी आपके पास भेज दूँ या आप परमिशन मांग के वहाँ से यहाँ आ जाओ। तो जब आप पास आते हो तो वही वस्तु बताओ छोटी सी बड़ी होने लगती है। इसका अर्थ तो ये भी हो गया कि अगर वो वस्तु दूर जा रही है तो वह छोटी होती चली जा रही है। क्या बात समझ आ रही है? जैसे आप लोगों में से जितने लोगों को यहाँ से नीम की पत्ती दिख रही है
तो उनको महसूस हो रहा होगा सब पत्तियां क्लोज दिखाई दे रही हैं। और जब आप यहाँ से जाओगे पानी पीने के लिए तो जाके देखोगे हर पत्ती अलग अलग है। अब ये बात मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी छोटी वस्तुएं आपने दर्पण के ध्रुव के पास रखी हुई है, अगर उतनी ही छोटी वस्तु आप अनंत पे रख दोगे तो आपका दर्पण उसका कोई इमेज नहीं बना पाएगा। समझ आ रही है? इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा लिखना पढ़ना बंद करके सीखो। जब भी कोई वस्तु अनंत पे है और उस वह हमें दिखाई दे तो ऐसा तभी संभव है जब वह वस्तु आकार में आ गया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब वस्तु छोटी रहेगी तो किरण आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, लेकिन जब वस्तु बहुत बड़ी रहेगी तो वहां से कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं आने वाली है। अब समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों बताया? क्लियर हो रहा है? यानी वो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। अब वो वस्तु अनंत पे है, बहुत बड़ी है, तो देखो यहाँ से वो किरण डॉटेड लाइन से आई और अब हमको दिख रही है कि वो किरण आ रही है। तो क्लियर हो गया? ऐसे ही बताओ, प्रॉब्लम बनने के लिए कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए, क्योंकि आपको घर में दिखाई जा रहा है कि जहाँ 2 परावर्तित किरणें दूसरे को काटेंगे वही। तो अब देखो ये और किरण ले आओ। इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपको करने के लिए बोला कि आप इतना बंद करके समझिए। आप बताओ, जिस दिन मैं मंदिर में पढ़ा रहा था उस दिन को कहता है कि बेटा परावर्तक तल बुला है, तो आप इसको दिमाग में रखो जैसे वो बुला रहा हो। ये किरण को बुला रहा है यानी सिकोड़ेगा। वो सब सिकोड़ा है कि जैसे ये किरणें भी आ रही थी इनको भी वो क्या करेगा? और जब सिकोड़ेगा तो ये किरण देखो परावर्तन के लिए बताइए आपको बिंदु टकरा के परावर्तित होके चली गई और ये बिंदु को परावर्तित होके चली गई और अब दोनों परावर्तित किरणें यहाँ काट चुकी हैं। अब यही पर हमारा मिलेगा और ये बिंदु कहा जाएगा यानी कि जब वस्तु कहाँ है तब इसका प्रभाव कहाँ बनेगा? देख लो उल्टा बनेगा और वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक आगे बढ़ सकते हैं। लिखा हूँ जब वस्तु अनंत प्रतिदिन वस्तु से छोटा उल्लेटा एवं वास्तविक प्राप्त होता है। अब जल्दी से कर लो तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन करूँ। So then image will be formed and focus. Much smaller than outside. In our text and real. अब बेटा जो लोगों का बन गया है, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बना रहे हैं, तो जिन लोग का बन गया है वो पहले कंडीशन से लेके 6 कंडीशन को जरा दिमाग से देख के सोचे कि इन 6 कंडीशन में क्या बदल रहा है। तो आप जरा इस पर एक बार
इस दृष्टि से कह रहा हूँ, उस दृष्टि से सोच लीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसमें देखना होगा। सुनाई दिया? जल्दी जो लोग अभी बना रहे हो जल्दी 2 मिनट में खत्म करें। और जो लोग कर लिए जैसे बोला वैसे पहला से लेके छठा तक देखिए, और अगर आप अपनी आँख उन सभी घटनाओं को सूक्ष्मता से देख पाए तो आप हमेशा के लिए मीरर की हर सवाल और हर वाइवा के लिए तैयार हो जाए। अतः अपनी आई बनाइए, देख कर ध्यान से देखेंगे तो सब दिख रहा है, बस आपका दिमाग वहाँ जाना चाहिए। चलिए लक्ष्मी बताइए, आप पहले से 6 तक देखी है तो क्या क्या आपको दिख रहा है? ध्यान से देखिए, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है आप उसे सोचिए। इसमें घबराने के बाद सोचिए क्या हमें 1 से 6 में दिखाई दे रहा है। आप अपनी दृष्टि से देखिए, अगर वहाँ दृष्टि नहीं बनेगी तो मैं बताऊँगा। चौथा नहीं, छठा नहीं, दूसरा आपका जो कंडीशन है, छठा वो आपका एक जैसा हो सकता है, यानी कि 5वां कंडीशन स्पेशल नहीं, चौथा वाला, और तीसरा और 5वां एक दूसरे का उल्टा। और बोलना वाला है और क्या देख रहे हैं? इसका जवाब मैं इसीलिए देख से दे रहा हूँ कि पुलिस को अपना माइंड लगा रहे कि क्या आप जो सोच पा रहे हो जो नहीं सोच पा रहे हैं बताइए, तो सोचना कि हमें ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आप बताओ आप सभी प्रश्नों का आधार बदलता है और देखिए अभी 2 स्टूडेंट को मैंने ऐसे खड़ा किया, ऐसे ही मैं सबको खड़ा करूँगा तो हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से कुछ न कुछ बता पाएगा, लेकिन अब उतना समय नहीं है, इसलिए आप अपने मन से ही अपना जवाब उत्तर खोज लीजिए। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो ये 2 बच्चों ने अपनी बातें कही हैं, हो सकता है वैसा सोचा होगा, मे बी पॉसिबल बहुत और अलग भी सोचा होगा जो ये लोग नहीं कर पाए। तो आओ हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि हमें इसे कैसे सोचना था और हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना था। ठीक है, तो आप वहीं बैठे बैठे बोर्ड पे रहो, ध्यान से सुनोगे तो सोचना आने लगेगा। तो पहली घटना में देखो, तो पहली घटना में तुम्हारा वस्तु दर्पण के अति करीब है। हाँ, वो तो मुझसे बोलना सही समझ आएगा तो मैं जाके बताऊंगा। क्या समझ आ रही है? दूसरी घटना में देखो, अब वो दर्पण से दूर होता है। तीसरी में देखो उससे भी दूर हो रहा है। चौथी में देखो, पांचवी में, छठवीं में, सबसे दूर जितना हो सकता है दूर। अब इससे तुमको पहला नॉलेज क्या मिलने जा रहा है? हाई स्कूल के ज्ञान के अनुसार दर्पण के दूर से वस्तु के बीच की दूरी को U से डिनोट किया जाता है। तो आप देख रहे हो कि दर्पण से जब हम वस्तु अर्थात U की दूरी जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं
प्रतिबिंब 5-6 डायग्राम में एक जगह नहीं बनता, जबकि दर्पण एक ही जगह स्थिर है। और इमेज कैसे भाग रहा है जरा ध्यान से देखना, वहीं देखना, हमारी को नहीं देखना। जब हमने वस्तु को दर्पण के एकदम करीब रखा है तो देखो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भाग रहा है। लेकिन अब देखना, अब जब हम दर्पण से दूर होने जा रहे हैं तो प्रतिबिंब पीछे वाला अनंत पर भाग गया है। और अब हम जैसे जैसे यू बढ़ाते जा रहे हैं अब भी लगातार घटता जा रहा है, यानी यू और भी का रिलेशन व्युत्क्रम चल रहा है। अब समझ आएगा कि क्या अध्ययन करना चाहिए था। अभी एक बात, अब भी कहाँ से आ गया, प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ई से डिनोट किया जाता है। ये बात मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तुम ऑलरेडी भी 10 का राइट है। यानी मैं यू कहूँगा तो वस्तु से दर्पण की दूरी है, और भी कहूँगा तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। सही है बच्चों? तो देखो बेटा फिर से दिमाग लगाओ, जब हमने वस्तु को दर्पण के अति करीब रखा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भाग गया है। लेकिन अब जैसे जैसे मैं दूरी बढ़ाते जा रहा हूँ तो पहले हमने दूरी बढ़ाई और हमारा वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में से चल के फोकस में पहुंच गया तो प्रतिबिंब तुरंत अनंत में भाग गया। और जब हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आए तो प्रतिबिंब अनंत से वक्रता केंद्र के पीछे आ गया। दिख रहा है क्या? जब वक्रता केंद्र पे आए तो वो वक्रता केंद्र पे आ गया, यानी यहाँ u और v समानुपाती हो गया है, क्योंकि जितनी दूरी पर u है उतने दूरी पर v है। यानी 6 कंडीशन में एक कंडीशन में u और v प्रोपोर्शनल टू चल रहे हैं, बाकी 5 में प्रोपोर्शनल टू चल रहा है। खोपड़ी पे सेट करो पहले। और जब हम आ गए वक्रता केंद्र के पीछे तो प्रतिबिंब आ गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब हम चले गए अनंत पर तो प्रतिबिंब आ गया। क्लियर है? इसको जब प्रैक्टिकल करोगे तो कैसे जाओगे? अब देखो प्रैक्टिकल में ये बेंच है, तुमने मिरर लगा दिया, अब वस्तु रखी, अब रखते ही क्या दिख रहा हूँ कि प्रतिबिंब हमको धुंधला बड़ा दिख रहा है। तो जान जाओ कि हम अभी फोकस और वक्रता, फोकस और ध्रुव के बीच, क्योंकि धुंधला और बड़ा केस नंबर 1 में दिखाई देगा। देखो डॉटेड लाइन धुंधला है। और जब हम थोड़ा पीछे करोगे तो धुंधला भी दिखाई देना, और जब ना दिखे तो जान जाओ कि अब हम फोकस पे आ गए, क्योंकि भाग गया है, इसलिए मुझे नहीं दिखा। और जब हम थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो आप देखना प्रतिबिंब उल्टा हम जाके उस दर्पण में दिखेगा। मतलब कि हम अब वक्रता के और फोकस के बीच हैं, और जब और पीछे खींचोगे तो प्रतिबिंब आके आपके ऑब्जेक्टिव को उलट जाएगा। मतलब हम आ गए, और जब और पीछे खींचोगे तो अब प्रतिबिंब वस्तु से यानी अब हम आ गए वक्रता केंद्र के नीचे। और जब हम और पीछे करेंगे तो अब दर्पण हमेशा उतना ही दिखाएगा, क्योंकि दर्पण पर अनंत वाला वस्तु हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसकी लंबाई मात्र 1 है। आगे आपको अभी जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि आप 1 मीटर लंबे बेंच पर कितनी फोकस दूरी तक का देख सकते हो। तो हवाई फायर नहीं होगा, पूरा प्रूफ के साथ जो आपके साथ आएगा। क्लियर हो गया? अब आइए हम बैठ के नहीं, अब यहाँ दिखा के देखिए, मैं ये कह रहा था आपसे कि आपका ऑब्जेक्ट दर्पण के बिल्कुल करीब है और दर्पण से ध्रुव के बीच की दूरी को u कहते हैं, और दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v कहते हैं। तो जब आपका वस्तु दर्पण के ध्रुव के एकदम पास है
तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भागा है, धुंधला और बड़ा दिख रहा है। और जब आप यहाँ से आ रहे हैं फोकस पे, तो चित्र नंबर 2 देखिए, अब आपका यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और ये भी देखिए यहाँ से भाग गया, देख रहे हैं? और जब तीसरे में आ गए फोकस और इसमें बीच, यानी केस नंबर 3 देखिए कहीं बनाया गया। तो देखिए प्रतिबिंब अनंतपुर से आ गया है वर्षा केंद्र के पीछे, आ रहा है? यानी अब दूरी बढ़ना शुरू हो गई है तो इमेज घटना शुरू हो गया है। अब केस नंबर 4 में देखिए जब आ गए हैं वक्रता केंद्र में, तो वो वही आ गया है। और जब हम फिर चले गए हैं वक्रता केंद्र के पीछे, तो ये आ गया है आगे। और जब हम चले गए हैं अनंत पर, तो ये आ गया समझ में? अब आप हमें बताइए, ये लेंस है और अब हम यहाँ देखिए ये दर्पण है, ये ऑब्जेक्ट एकदम करीब है। तो इसका इमेज हमको दर्पणवा में पीछे चाहिए, जैसे आप लोग समतल दर्पण में जाके मुंह देखते हैं, राइट? और अब जब यहाँ से आएंगे आगे, तो अब वो पहले दिखना धुंधला दिखते दिखते गायब हो जाएगा। तो जाना गया फोकस, यानी ये बिंदु फोकस है, में चला गया है। और अब हम जैसे ही फिर वो आप पीछे और खींचेंगे, यहाँ से दूरी बढ़ा रहे हैं, तो अब वो उधर से आ रहा है, अनंत को गया हुआ है, भाग के आ गया यहाँ, तो देखिए पीछे दिखे। और अब हम आ गए यहाँ, तो ये भी आके यहाँ हो गया, यानी ये वक्ता केंद्र हो गया। और हम जो है वक्ता केंद्र के पीछे जो भी आ गया फोकस वक्ता केंद्र के पीछे, जब अनंत पे गए तो अभी हम स्थान को लेके आपको आइज दे रहे थे, आँख दे रहे थे कैसे देखना है। अब हम उसके आकार को लेके दे रहे हैं। देखिए पहला कंडीशन से लेकर के तीसरा कंडीशन तक, एक घटना, दो घटना और तीन घटना। तीन घटना ये है, यहाँ तक आप देख सकते हैं आकार बड़ा हो रहा है, अर्थात आपके खोपड़ी में या न्यूमेरिकल लगा रहे हो और उसमें लिखी है कि वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। तो तुम्हें एकदम से क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि वह वस्तु जहाँ रखी गई है इमेज उससे दूर रहने वाली है, यानी भी का मान यू से हमेशा ज़्यादा है, क्योंकि वो ये तीन कंडीशन है। आप देख सकते हो तीनों में इमेज दूर भाग रहा है। और जब पेज नंबर 4 पे आ रहे हो तो देखना आकार भी घट रहा है और यूवी भी घट रहा है। और देखो 4 पे एकदम इक्वलाइज हो गया, जैसे वस्तु 6 सेंटीमीटर पर रखी गई और प्रतिबिंब का आकार बराबर बना। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना? तो जिसका दिमाग काम कर रहा है वो बिना सवाल लगाए कर सकता है 6 सेंटीमीटर पर बना, नहीं ना? और अब कह रहा है कि वस्तु 6 सेंटीमीटर पर रखी गई है और वस्तु की लंबाई 2 है, राइट है? और प्रतिबिंब का आकार 1 सेंटीमीटर तक रहा है। इसका मतलब साफ हो गया कि अब वस्तु का जहाँ स्थान है प्रतिबिंब अब उससे कम दूरी पर बनेगा, यानी वो वस्तु वक्रता केंद्र से आगे आ गई है, पीछे नहीं गई है। और इमेज कितना बना? 1 सेंटीमीटर, तो लंबाई का आधा हो गया है। एकदम 100% गारंटी है वस्तु की अरे प्रतिबिंब की अब दूरी लंबाई वस्तु की दूरी की आधी, यानी वो 6 पर था तो ये बनेगा 3। 100% गारंटी है, आप बिना लगाए तुरंत डिक्लेयर कर सकते हो। आ गया तुम ये भी नहीं आया? अब एक सवाल और है, किसी वस्तु को रखने पर
किसी वस्तु को 4 सेंटीमीटर रखने की दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो बताओ u कितना होगा और v कितना होगा। तो जिसको ये प्रिंसिपल आ रहा है वो तुरंत जान गया कि वस्तु को 4 पे रखने पर प्रतिबिंब अनंत पे गया है, अगर मतलब वो वस्तु फोकस है तो उसकी फोकस दूरी भी 4 है, u भी 4 है और v अनंत है। नहीं समझ में आए? 4 लोग को छोड़ के सभी लोग समझ रहे हैं, 4 लोग केवल नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो दिल दिमाग से यहाँ नहीं है। तो बात समझ में आ गई है? तो यही मैं कह रहा था, अपना विजन बना लीजिए। ये चित्र को इसलिए एक भी चित्र नहीं मिटाया तो यही समझाना। अब आते हैं केस नंबर 3 का। कि केस नंबर 3 यानी तीसरी दृष्टि क्या देख रही है। तीसरी दृष्टि यह है कि इन 6 प्रतिबिंब में 5 प्रतिबिंब वास्तविक बने हैं। तो जो आभासी प्रतिबिंब बना है वह केवल तब बनेगा जब यानी जब u का मान f से छोटा है। when u is less than गया खोपड़ी में समझ लो, मैं कंडीशन का पॉइंट ले रहा हूँ। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी केवल एक स्थिति में बनेगा जब u का f से छोटा है। यानी आपकी तकलीफ इसी स्थिति में बनेगा। क्लियर है? और अगर u का मान f के बराबर ना हो, छोटा भी ना हो, बराबर तब कभी भी आभासी प्राप्त नहीं होगा, हमेशा वास्तविक। तो आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे ना तो इसमें सवाल पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति के लिए बस यही फार्मूला लगा लेना कि u v से छोटा, u f से छोटा है या बराबर नहीं है। अगर छोटा है तो आभासी, और अगर बराबर नहीं है तो इसमें ये भी आता है ना। तो इसका मतलब जब वह इसके क्या हो, बराबर ना हो, तब हमेशा आभासी। अरे वास्तविक। क्लियर हो गया? लेकिन एक कंडीशन में u और f दोनों बराबर रहेंगे और वो अनंत पे रहेंगे। तो इतना अगर आपको आई जिसमें फॉर्म हो जाएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं। अब यही पर बता दें एक और बात, वस्तु की लंबाई को हम लोग o से डिनोट करेंगे और प्रतिबिंब की लंबाई को और वस्तु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को u से और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और चिन्ह वही बता दे रहा हूँ तुरंत। चिन्ह पर पार्टी को भी तुरंत करें, तैयार करें। चिन्ह पर पार्टी के अनुसार वस्तु हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखी जाएगी। इसीलिए जब आप बेंच पे काम कर रहे होंगे ध्यान से सुनिए, तो एग्जामिनर पूछ देगा बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कौन है। तो जो भी दर्पण के बाईं तरफ लिखा गया वो ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? और आप किधर खड़े होंगे, ऑप्टिकल बेंच पर देखिएगा मीटर स्केल लगी होगी, तो जिधर मीटर स्केल होगी आप उस साइड खड़े होंगे। इधर मीटर स्केल नहीं है उधर आपको खड़ा नहीं होना। और उस पर देखिएगा 0 से 100 तक रहेगा। तो ये बायां साइड हो गया और ये यानी आपका बाएं हाथ ये है, बस ऐसे खड़ा है। अब कोई डाउट है? तो अभी तो अवतल की कहानी सुना रहे थे, अब उत्तल दर्पण से
उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का आचरण। आइए देखते हैं। पहले हम लोग ये विचार करें कि उत्तल दर्पण के सामने भी 6 स्थितियां बनेगी या 6 स्थितियां से कम या ज्यादा, तब ना हम पकड़ेंगे। आप सभी उत्तल दर्पण पढ़ेंगे ना, तो आपको जानकारी अच्छी तरह है कि उत्तल दर्पण में उभरे भाग से परावर्तन होता है और गहरे भाग में पानी, यानी इसका परावर्तक तल उल्टा होने से ही इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव बोला जाता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसका वक्रता केंद्र, बताइए जिस गोले से बना है वो गोला ऐसा नहीं रहा होगा, तो इसका वक्रता केंद्र देख सकते हैं परावर्तक तल के पीछे, तो जाहिर है फोकस भी इधर ही पड़ेगा और वस्तु को रखी जाती है परावर्तन तल के सामने। तो बताओ इस परावर्तक तल पर मुख्य अक्ष के अलावा ना तो फोकस यहाँ दिखाई दे रहा है, और अभी जब अवतल में देखते थे तो ध्रुव के सामने फोकस और वक्रता केंद्र करने से आप 6 स्थितियां बना पा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ का पूरा मैदान एकदम साफ है, कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको सेंट्रीफाइड किया जा सके। इसका मतलब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु केवल एक स्थिति में रखी जा सकती है, यहाँ 6 स्थितियां बस में नहीं है। क्यों नहीं, पता चल गया? तो इसका मतलब है कि इसमें केवल एक ही स्थिति बनेगी, 6 स्थिति नहीं, क्योंकि 6 स्थितियां बनाने वाले जो 2 स्पॉट फोकस और वक्रता वो परावर्तक तल के विपरीत, अतः फोकस अतः मुख्य अक्ष पर कोई भी स्पॉट नहीं है जिसे फोकस किया जा सके। इसमें एक ही स्थिति है कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर दर्पण के सामने चाहे कहीं रखी गई, पास में दूर में है, और लॉजिक समझ में आ गया कि 6 स्थिति कौन बन सकती है। उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं नहीं रखी गई, when an object is placed before the convex mirror anyway, हाँ सबको क्लियर हो गया? तो आओ जरा देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो ये रहा मुख्य, और हमने आपके कंडीशन के हिसाब से वस्तु को कहीं भी इसके सामने रख दिया, और जानते हैं कि पहला रास्ता मुख्य इसके समांतर है, वो बुला रहा था, ये देखिए उसको भगा रहा है, किरण परावर्तित होकर देखिए डाइवर्ट होगी, स्कैटर्ड होगी, चलेगी दूसरी दिशा में। अब बताइए मुख्य अक्ष को देखिए काटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रतीक को तो देखो इसको डॉटेड लाइन से इसके सेल में बढ़ाया, तो बताओ अब यहाँ मुख्य अक्ष से होता हुआ जाता हुआ प्रतीक हो रहा है, आप तो जानी गई है फोकस
और आप जब फोकस पढ़ाएगा तो यही बताएंगे आपका कि उत्तल दर्पण में फोकस प्रतीक होता है। सबको याद है? अब दूसरा ये किरण देखिए बढ़ता केंद्र से चलेगी, इसके पीछे आपका डॉटेड लाइन और ये देखिए उसी रास्ते से वापस भी आप देखिए यहाँ काट दिया कि नहीं? अब यहाँ देखिए इसका प्रतिबिंब एड है और ये प्रतिच्छेद बिंदु देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर है। इसका प्रतिबिंब देखिए सीधा बना है और वस्तु से आप इसको और पास ले जाओगे तो तभी बड़ा होगा, लेकिन हमेशा इसकी तुलना में छोटा है। और इसको और दूर करोगे तो ये और छोटा होगा। आ गया? तो अब इससे हमें क्या ज्ञात हुआ बेटा कि आप उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहां भी रखो, प्रतिबिंब सदैव सदैव का समझते हो ना कि एक बार की बात नहीं, हमेशा सदैव वस्तु से सीधा आभासी दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच हमेशा एक के बीच रहेगा। तो देखो सदैव वस्तु से छोटा सीधा आभासी फोकस एवं ध्रुव के बीच और दर्पण के पीछे प्राप्त और अब इसमें देख रहे हो कहीं वास्तविक तो बनना ही नहीं है और बनेगा तो सिर्फ कैसा बनेगा? आभासी। और अभी अभी अवतल पढ़ के आ रहे हो, अवतल में भी एक स्थिति में आभासी बना। तो हम कैसे जानेंगे कि यह आभासी बना हुआ उत्तल दर्पण से है या अवतल? तो जिन लोगों ने अभी आइज में दे रहा था वो लिए हैं तो उनका दिमाग काम कर गया। वहाँ का आभासी वस्तु से बड़ा आकार देता है। तो जैसे ही सवाल में पढ़ो कि आभासी और छोटा जान जाना, आभासी और बड़ा, अभी तो तुम लोगों को याद रहेगा लेकिन अच्छी बात नहीं देखो कभी बता देता हूँ और एग्जाम वाले दिन तो और नहीं याद करेंगे। देशी के लिए बोलता हूँ परीक्षा में गलती भयंकर नहीं होती है, छोटी छोटी गलती करता है। तो बेटा कमेंट डाल देना लिख दिए कि आपसे लिखो बेटा वेयर द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड एनीवेयर बिफोर द कॉन्वेक्स मिरर तो देन इमेज is always formed smaller than object, erect, behind the mirror, between the pole and the focus. And the purpose. बोलो कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है ना? चलो तो ये हो गया प्रतिबिंब।
और चिर पर पार्टी में आप निर्देशांक ज्ञानती से जानते ही हो, जो लोग बाएं पढ़ेंगे वो माइनस करेंगे। और जब मैं दर्पण पढ़ रहा था तभी बता भी दिया था, और आप चित्र भी देख सकते हो, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा क्या है अवतल दर्पण का मतलब है, उत्तल दर्पण का मामला है। और यही बच्चे निपटा देना ताकि सवाल वाला भी मामला सामने है। बताओ, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को यू कहा जाएगा? यस। और यहाँ देखो, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को भी कहा जाएगा, और फोकस से ध्रुव की दूरी को अगर तुम देख सकते हो तो ये बाएं पड़ रहा है, ये दोनों इसका मतलब कि अगर हम चिन्ह पर पार्टी को अपना हथियार बना दें तो यू का मान हमेशा निगेटिव रहेगा। यस। और v अर्थात f का मान हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर हम अभी कुछ और स्थिति आपके माइंड में छपी हुई है, अतः अगर हम अवतल दर्पण की लिए चिन्ह पर पार्टी की बात करें तो वहां पर हमको दो दृष्टि से काम करना होगा। देखना होगा कि प्रतिबिंब आभासी बना ये वास्तविक है। तो पहले वास्तविक में आओ, तो वास्तविक वाला जितना डायग्राम है सब देखना प्रतिबिंब बना रहा है वस्तु की ओर। अतः यू वी तीनों हमेशा नेगेटिव, लेकिन आपने आशी में देखा था प्रतिबिंब चला गया था दर्पण के नीचे। अच्छा, यू और एफ को हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे, लेकिन भी और आप जानते हो कि सवाल लगाने में चिन्ह अगर आपने सही यूज नहीं किया तो आपका आंसर गलत ही आ जाएगा। इसीलिए आपको चिन्ह सही लगाना होगा और उत्तर की जांच जो अभी मैं 6 का दिखा रहा था कि कैसे पकड़ना है, आप पकड़। अब चलिए हम लोग दर्पण को खत्म करने के लिए 2-3 छोटे छोटे पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। अब बात किया जाएगा यू ए और एफ में समान, ठीक है। दर्पण के लिए यू ए एफ में समान। Relationship among U, E, F formal. आओ बेटा देखा है, आप इसको देख के समझ जाओ कौन सा मैंने दर्पण बना दिया बताओ। और ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये और देखो हमने इस दर्पण के सामने एक ही एक वस्तु को रख दिया।
किरण की समानांतर बताओ एम आपतन बिंदु पर ये पड़ी यस परावर्तित होकर अब किरण की वक्रता अब यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर दिया यस और अब ये देखिए बी डैश सर उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यस अब हमको यू में भी में और यफ में रिलेशन निकालना था। तो आपको पता है कि वस्तु से लेकर भूअंतर के बीच की दूरी को यू बोलते हैं। ये देखिए ये मैं यू दिखा अगर मैं इसको रेखागणित की भाषा में लिखूं तो एपी जो लाइन सेगमेंट है यानी एपी जो रेखाखंड है बताओ वो दूरी क्या कहलाएगी। और आप पढ़े कभी वहाँ मिटा दिया हो आप पढ़े हो इनका चिन्ह नेगेटिव सब लोग बाएं साइड में अब आइए बताइए प्रतिबिंब से यहाँ प्रतिबिंब ध्रुव के बीच की दूरी को अगर लाइन सेगमेंट में बात करूं तो ए डैश बी बराबर और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं यानी कि एफ P is equal to imaginary चले बेटा अब देखो तो तुमको बहुत चीज दिख रहा है। देखो ये दो त्रिभुज आपको यहाँ पास पास दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाए समकोण त्रिभुज BAC एवं समकोण त्रिभुज तुम लोग कक्षा 9-10 में समरूप का 5 प्रमेय पढ़ेंगे। यदि दो त्रिभुज पहला प्रमेय ले रहा हूँ जिसकी हमें यहाँ जरूरत है। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। राइट है? तो देखो कैसे बताओ बेटा ये कोण इस कोण के बराबर है। ये इसका शीर्षा विमुख कोण है। अब बताओ दो कोण देखते हुए उसके दूसरे से बराबर हो तो तीसरा अब समान कोणी है इसलिए समरूप हो गया। तो ये बढ़िया लिख रहे हैं कोण BAC बराबर कोण CA because each one of them is 90 कोण ACB क्योंकि ये शीर्षा विमुख वर्टिकली शीर्षा विमुख। तो बताओ ये ऑटोमेटिक बराबर कोण ABC आपका ये समरूप हो गया। तो त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज। अब समरूप का प्रमेय लगाना कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज के प्रमेय
रिगार्डिंग टू थियरम, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज की प्रमेय है कि संगत भुजाएं समानुपाती, तो इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये है। तो हम लोग इस चीज से मतलब और ले लेंगे बताओ हमको चाहिए AC और मुझे AC नहीं पता है, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग कर लिया होगा काम। बताओ वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता हमको ये चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ U है, और यहाँ से यहाँ तक इतना U माइनस अब जरा यहाँ CA डैश देखो कहाँ है, CA अभी समझ आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक R और यहाँ से लेके यहाँ तक B, इतना में से आएगा R माइनस B। हो गया? अब तुम्हें पता ही है, पिछले दिनों में सिद्ध कराया गया है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूरी है और हमको U भी F में रिलेशन चाहिए, तो R को F में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो U माइनस 2F अब चिन्ह प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखो ये सब माइनस, ये माइनस प्लस दिक्कत शुरू सबको क्लियर है? ये आ गया आपका जरा देखो एक तरफ और त्रिभुज, ये त्रिभुज लंब डाउन यहाँ से बेटा मान लो ये से काट दिया, तो अब बताओ त्रिभुज बनता है F और ये भी देखो 90 तो अब अगर तुम कहो तो मैं इतना न लिखे डायरेक्ट कर दूंगा। बताओ देखो ये 90 अंश, ये इसका शीर्षक है वो डायरेक्ट हो सकते इसी प्रकार त्रिभुज B डैश A डैश A1 त्रिभुज आपस में समरूप हैं, आइडेंटिकल ट्रायंगल। तो आप समरूप है तो यहाँ भी समरूप का करने लगेगा। तो बोलो इसकी संगत ये है और इसकी संगत ये है, यानी MP बटा के NF बटा के सही है? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम बेटा? अब आओ बोलो, बताओ ये वाली रेखा हेडरे समांतर है ना? और तुम पढ़े हो समांतर किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं तो उनके बीच की दूरी यानी कि AB बराबर जो भी BM पैरेलल है AB के, देखा
Yes, sir. इसलिए ए बी बराबर एन ए। कोई आपत्ति? No, sir. चलिए, बस 4 बच्चे ही केवल माइनस में जा रहे हैं। उनको मतलब माइनस में जाने का पीछे रीजन है कि उनको 9th का भी नहीं आता। और आप देख सकते हो आपकी कॉपी पे ही लाइन समांतर खींची गई है। समान अंतर ही समांतर बन रहा है। तो इनके बीच का अंतर चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, उनसे नहीं मिलने वाला। Yes, sir. तो ये लाइन इसके समांतर है, इसलिए ये दूरी इसके समांतर है। राइट? Yes, sir. तो बोलो क्या एन को अब यहाँ देखो या इसे 3 ना लेंगे या नहीं लिख सकते? Yes, sir. बोलो इसे ए बी लिखा जा सकता है Yes, sir. और ए Yes, अब जरा इस पे काम करो। एफ नहीं है sir. और उस पर आओ। ये सब पढ़ा चुका हूँ, बस खाली तुम्हें जुटाना है कॉन्सेप्ट को। बताओ अभी आज ही पढ़ाने से पहले बता रहे थे कि जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं वो मार्जिनल रेज होती है। Yes, sir. और जो पास से जाती है पेरिनियल रेज कहते हैं। Yes, sir. बताओ बेटा अगर मैं ये किरण इनसे दूर न खींचते पास खींचा होगा ध्यान से सुनो, तो बोलो ये यम यहाँ ना हो के एकदम पी के करीब होता। Yes, sir. तब लंब डालता तो यम इतना गैप न हो के बिल्कुल इससे सटा होता। Yes, sir. तो आप जानते हो कि बड़ी लंबाई के एन और पी में अंतर नहीं है। अगर ये शुरुआत छोटा हो जाए तो बोलो ये एन पी पर जाके गिरे। Yes, sir. यदि दर्पण का द्वार छोटा हो तो यह बी पर ही प्राप्त होगा। समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसलिए एन P. तो बताओ बेटा इसे एफ पी लिख दें Yes, और sir. आओ एफ एक्स पर चर्चा करो। Yes, sir. एफ से लेके ए बोलो यहाँ से यहाँ तक भी Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक है तो इतना में ये घटा देंगे ये आ जाएगा। Yes, sir. बोलो क्या करो No, sir. आप बताओ एफ पी देख लो यहाँ लिखा है चिंता ब्रेक कर दी। Yes, sir. इक्वेशन Second. अब फर्स्ट और सेकंड देखो बराबर है। Yes, sir. तो फर्स्ट चलिए तेरे Yes, sir. माइनस बी का Yes, sir. एफ बी Yes, sir. बताओ किसको बुलाने करने आ रहा है? Yes, sir. अब इस पर अब बोलो टू एफ अब देखो यहाँ दो एफ बी और ए संकर कर Yes, sir. डी ओ भी माइनस यू एफ और इसको इस पर ले आने दें Yes, sir. तो माइनस बी एफ और वो इधर ले आओ प्लस 2 बी एफ कोई आपत्ति? No, sir.
बोलो यू भी माइनस यूरिया एक पे बच जाएगा। अब यू भी एफ से दोनों पक्षों में भाग दें। यू भी भाग जल्दी यू भी बोलो यू ये है दर्पण के लिए तीनों में अब क्या प्रॉब्लम? जरा जल्दी कर 10 मिनट में चेक करो। चलिए आगे देखते हैं।
ये तो भी नहीं है। हेडिंग दीजिए दर्पण का रेखीय आवर्धन। लिनियर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मिरर। दर्पण का रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर। आज ही आपने स्काउट कंडीशन को देखा है तो आपने पाया है कि जैसे जैसे हम वस्तु की दूरी बढ़ाते गए हैं, बताओ प्रतिबिंब की भी दूरी और वस्तु का आकार बदलता चला गया, जबकि दर्पण वही है। जैसे जैसे आप अपनी क्लास में भी देख सकते हैं, ये लोग अगली बेंच पे हैं और इन लोगों को अगर ये पूरा दीवार यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है तो इन लोगों को अपना सिर ऊपर देखने के लिए उठाना पड़ेगा। लेकिन पीछे वाला बच्चा को अगर हम कहें तो इस बच्चे को जो पीछे बैठा है उसको पूरी दीवार एक ही लुक में दिख जाएगी, क्योंकि वहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा है। इसका जो टेंजेंट एंगल है वो कम पार होगा, टेंजेंट एंगल ज़्यादा है। जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा 90 हो जाएगा। बस वही बातें लागू होती हैं हमारे दर्पण के सामने वस्तु के रखे जाने पर। जब हम दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं
तो उसके बीच की दूरी कितनी है, उसी हिसाब से आप इस पर कंडीशन अभी मैंने बताया था और बताया था कि आप जैसे जैसे इसके पास से दूर होते जाएंगे, पहले पास रहने पर प्रतिबिंब भागेगा दर्पण के पीछे, फिर दूर हो गए तो अनंत में भागेगा, फिर और पीछे जाएंगे तो अनंत से वापस आ जाएगा। और उसी हिसाब से दूरी भी बदलेगी और प्रतिबिंब का आकार, और ये दोनों काम एक ही दर्पण कर रहा है। इसका मतलब कि उसका आकार बड़ा या छोटा कर रहा है, इसका मतलब उसका पावर अलग अलग हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने इसी डाटा को लिया और क्या कहा कि प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी और वस्तु से दर्पण की दूरी का अनुपात आगे प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी और वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी का अनुपात उस दर्पण की आवर्धन क्षमता कहलाती है। The ratio of distance between the image and mirror and the distance of object is mirror is called magnifying power of the field। अब आगे देखिए, और मैं आपको प्रूव भी करता हूँ। तो यहाँ पे परिभाषा में जो लिखा है अब उससे देखिए मैं सूत्र बना परिभाषा आपने लिखा है प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी सही है यस सर और वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी का अनुपात बोला अनुपात को बटन में यस सर क्षमता और इसको किससे डिनोट करते हैं जी से इसको यू से देखो एक फार्मूला यस अब तुम्हें याद है कुछ देर पहले मैंने आप सवाल किया था बेटा आपसे कि अगर वस्तु 4 पर रखी है प्रतिबिंब 6 पर बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसे बता दोगे बिना गणना किए बताए थे ना कि जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो तो 4 को 6 पर 4 डेढ़ 6 यानी प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1.5 गुना होगा। जो वो बता रहे थे जवानी उसकी मदद से जो चित्र दिखा रहे हैं अब जा रहा हूँ वही बात गणित से करेंगे। अब ये चीज देखो अभी प्रूफ हो रहा है जबकि कुछ देर पहले मैंने चित्र से ही बता दिया था जवानी कैसे लगानी है। ये देखो आप समझ गए ये प्रूफ और बताओ ये देखो आपके सामने ये हमने एक एबी वस्तु ले ली जिसको कुछ देर पहले बताए थे कि बेटा वस्तु की लंबाई हो रहेगी और यह बताओ वो से कितनी दूरी पे है ये
क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है? नो सर। अब हमने क्या किया? माना किसी दर्पण के सम्मुख यू दूरी पर ओ लंबाई की एक वस्तु ए भी रखी हुई है। यस सर। अब आप बताओ क्या होगा? किरण जाएगी मुख्य के समानांतर। बताओ प्रोफेशन होगी चली जाएगी। यस सर। अब हम दूसरी किरण लेके जा रहे हैं। देखो अब ये किरण आपतित होकर जाकर के आपतन बिंदु पर जाके पड़ गई। यस सर। बताओ परावर्तित होके उसी परावर्तन कोण पे इधर जाएगी। यस सर। सपोज कर लो यहाँ का, सपोज क्या करना है? चित्र ही बता रहा है, काट रहा है। यस सर। बताओ यहाँ बन गया इसका इमेज। इतना ही है। नो सर। अब अगर इसका देख सकते हो उल्टा बना हुआ है। यस। अब ये बी डैश हो गया। यस। अब चलो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यू है। आराम से। और बताओ ये प्रतिबिंब है, ये ध्रुव है। बोलो भी हो जाएगा। यस सर। कोई प्रश्न? नो सर। और अब चलो कर देते हैं। बताओ ये आपतित किरण है और हाई अभिलंब डाल दे तो हाई बताओ आपतन कोण हो जाएगा। यस सर। ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। परावर्तन का नियम सबको यस सर। बस अब बताओ ये 90 ये 90। यस सर। ये आई बराबर आर। यस सर। आई कोण है करे ऑटोमेटिक बराबर। यस सर। बताओ समरूप हो गया। यस सर। तो समरूप का प्रमेय लगा दी। यस सर। कोई नहीं? नो सर। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? पक्का? यस। हाँ देखो बोलो समकोण त्रिभुज बी ए बी, ये त्रिभुज में लगा। यस। ठीक है? नो सर। हाँ ये देखो त्रिभुज बाप है ना। यस। हाँ ध्यान में कितना बाप बी ए बी लिखना है। और अब बताओ ये हो गया बी आगे बढ़ता बाप है। चला गया। यस सर। बी बताओ कोण बी ए बी, कोण बी डैश ए डैश बी वाई। अब बताओ कोण बी बी ए, कोण यहाँ पे ए डैश बी डैश। बोलो क्यों बराबर है? और तरह से अगर ऊपर से कोने आंखी से देखते हैं तो बराबर ये कौन से सभी लोग कोने आंखी से देखते हैं। ठीक है? बताओ ये परावर्तन के लिए इसलिए कोण ए बी बी। बताओ ये तो ऑटोमेटिक बराबर है। यस सर। ए डैश बी डैश बी हो गया सब लोग। यस सर। इसलिए त्रिभुज पाप समरूप पाप हो गया है ना। यस सर। तो समरूप का प्रमेय लगा दिया। यस सर। समरूप त्रिभुज के प्रमेयानुसार according to theorem of identical triangles लगा दिया। यस सर। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब इधर में डालें। यस सर। आइए तो बोलिए वेक्टर संगत ये होगी ए बी बटा के ए डैश बी और ए बी बटा के ए डैश बी। बताइए कोई प्रॉब्लम वाला? नो सर।
देखो बेटा, ए से लेकर पी तक यूं Yes. और ए डैश से लेकर पी तक दोनों डी है और ए भी है वस्तु की लंबाई Yes, sir. और ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की लंबाई। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आई के नोट कर देंगे। Yes. हो गया क्या? Yes, sir. बोलो क्या हम इसे आई बाई लिख सकते हैं? Yes, sir. देखो वो हमारा जो पहले चित्र देख के बता रहा था वो आ चुकी है कि नहीं? Yes, sir. प्रतिबिंब और वस्तु जिस अनुपात प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी जिस अनुपात में है, बताओ प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई भी उसी अनुपात में है। यही मैं कह रहा हूँ। Yes, sir. जैसे अगर 4 पर वस्तु रखी हो और 6 पर प्रतिबिंब बन रहा है Yes, sir. तो उसकी लंबाई जो है इसकी 1.5 गुनी बन जाएगी। देखो 4 1.5 अब देखोगे क्योंकि मेरे बताने के बावजूद भी कुछ लोग को गणित नहीं आती तो उनको ये नहीं समझ आ रहा होगा। देखो v है 6, u है 4, तो i बटे 4 1.5 6। बताओ 1.5 को बराबर तो बताओ प्रतिबिंब की लंबाई 1.5 गुनी हो गई कि नहीं वस्तु? यही तो मैं कब से जवानी को रहा था। कल तब को हम फार्मूला भी जैसे प्रूव करते हैं। आवाज़ है ना? देखिए आप देखो तो सवाल जवानी बताई जा सकती है परीक्षा में, बशर्ते वो जो छात्र को बोले थे कि आई बनाइए कैसे पढ़ना है, अब वो जिसके पास करना है उसको कोई डाउट नहीं है, उसका कभी न्यूमेरिकल गलत होना ही नहीं। क्लियर हो गया आपको? आप देखो अब आपको इसका एक बेनिफिट भी मिलेगा कि आई वाली ओ बराबर देखो v बाई u को क्या साबित किए हुए हैं? एक साबित किए हुए तो एक परिभाषा आवर्धन क्षमता की बताओ एक और परिभाषा मिल गई। प्रतिबिंब की अब कोई प्रॉब्लम? तो दर्पण का काम एक लेसन अब शुरू होगा। अपवर्तन की घटना करो। प्रकाश को पढ़ाया गया तो बताया गया था प्रकाश में 2 घटनाएं होती हैं, एक परावर्तन की घटना और एक अब तीसरी घटना होगी